नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन खबर पर, बेहतरीन विषय पर चर्चा करने के लिए जो परीक्षा में एज इट इज पूछा जाता है। नदियों की जानकारी एज इट इज पूछी जाती है। कल मैंने आपको कुछ चीजें याद कराई थी, आपने बिल्कुल रट डाली थी। कल का सेशन कैसा रहा ये मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन उसके साथ साथ आज आप कितना तैयार हैं ये पहले ही बता दीजिए, क्योंकि आज भी मैं उसी तर्ज पर चलते हुए, क्योंकि मैं आपको यहां से यह बताते हुए कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुद बोलकर सुनाता हूं कि यमुना नदी यहां से निकलती है, यहां को जाती है, इसमें मिलती है, इतने किलोमीटर बहती है, उसमें आनंद नहीं आता है। क्योंकि यह बताने की चीजें तो लिखित में दी हुई हैं, उसमें मैं क्या बता दूंगा, क्या लिख दूंगा। लेकिन हां, मैं पहले आपसे पूछूं, फिर मैं आपको बताऊं और एंड में यह वादा करूं कि आज के सेशन में कम से कम 40 से 50 फैक्ट याद करके आप जाएंगे तो उसका लेवल सोचो कितना ऊपर हो जाएगा। और मैं पहले कमिटमेंट दे रहा हूं, जो आज भी नहीं पढ़ के आए हैं वो भी आज का सेशन जब कंप्लीट होगा कम से कम 40 से 50 फैक्ट वो आंख बंद करके लिख देंगे। एक बार कल का फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दो, कल कैसा लगा था जल्दी से बता दो। एक बालक लिख रहा है आज अच्छी तैयारी नहीं, कोई बात नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं एंड में 5 मिनट रुकूंगा और एंड में लिख करके आपसे कहूंगा कि अपने जो अभी तक फैक्ट याद किए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि क्लास में याद करना है, लफड़ा ही नहीं है। और अगर आपने 40 से 50 फैक्ट लिख लिए तभी क्लास ऑफ होगी। बोलो और बोलो। मनीष कुमार सर, नटराज बैच बहुत अच्छा है, जलाओ मत, बैच मेरा ये वाला भी अच्छा है। बेटा कोशिश कर रहे हैं अपन अच्छी चीज काम करने के लिए। मनीष, बिल्कुल मनीष, ये पूरा कंटेंट आरएस का ही है, मतलब ये वहां पे मैंने टीचर अलग लगा रखे हैं, लेकिन ये सारा कंटेंट मैं जो पढ़ाता हूं ना, ये दिमाग में रख के पढ़ाता ही हूं मैं। मुझसे कभी बच्चों से दुबात नहीं होती। दो आंखें कैसे डिफरेंस कर लेंगी, माँ के अपनी 2 बच्चों में कैसे डिफरेंस कर ले, मेरे तो दोनों ही प्रोडक्ट मेरे ही है ना, मैं उनमें कैसे अंतर करूंगा बेटा। के भी यार ना करो तो अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो यही कहूंगा। कल कैसा लगा था फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मंडे से कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना। इनकेस अगर मंडे को अपनी ये खत्म नहीं होती है तो फिर वेडनेसडे को या थर्सडे को शुरू करेंगे, ठीक है। सर आप पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए, बहुत खर्चा लग रहा जा रहा है हम लोगों का। शिवम करवा देंगे बेटा, है ना। शुरू करें, इजाजत हो तो थम्स अप कर दो। गुरुजी आपसे पढ़कर धन्य हो गए, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो। थैंक यू सो मच भाई, तो वाकई में आप तो मेरे लाडले हो गए हो मेरा मन रख दे रहे हो। HPAS भी ले आए भैया, मैं लाना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है इतना ही करने में। प्रशांत आपका भी नाम ले लिया। शुरू कर रहे हैं भाई, सब लोग तैयार, कमर की पेटी बांध लेना, ऑन करते हैं आज का सेशन, शुरू हो जाओ। यमुना नदी के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। जो वनडे एग्जामिनेशन वाले बालक और बालिकाएं हैं वो क्या याद करेंगे, वनडे वाले, ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये कहां से आती है। बाकी और लोग क्या याद करेंगे, जैसे जो मेंस लेवल के जो आंसर लिखने वाले बालक हैं, कि इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, कौन से नेशनल पार्क से निकलती है, कौन सी, इस तरह की जो एडिशनल चीजें हैं ना वो, ठीक है। शुरू कर रहे हैं भाई अपन। हाँ जी, आशीष सर पड़ोसी बहुत ताने मारते हैं, आप भी मारे आओ एक दिन जाकर के, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए उनको एक दिन बैठ करके यमुना की लंबाई पूछ लेना, घायल हो जाएंगे वो, कह देना मुझे इतना कुछ आता है। बताओ बेटा, सबसे पहला पॉइंट, यमुना लंबाई 1000 से लेके 1500 के बीच में है। अच्छा बाय द वे, एक दिन मैंने आपको 4 नदियां पूछी थी, भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में सबसे पहली नदी कौन सी आती है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाई थी, अब तक आप भूल चुके होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लंबाई के आधार पर भारत में बहने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तब तक मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं,
गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम यमुना है, ये कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ चलने दीजिए। और जो लोग कमेंट नहीं लिख पाते, कई ऐसे भी होंगे जो लोग कमेंट नहीं लिख पाते, जल्दी से कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी कॉपी में लिख लें। मत लिखिए कमेंट, मैं मान लूंगा कि आपने लिखा है। और जो लोग कर पाते हैं, अच्छी बात है, उनकी नींद उड़ती रहती है। कहां से होती है? उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को बहुत सारा लव यू बताइए। बहुत बढ़िया, गंगा हो गई। चलो फटाफट सवाल बताओ, उत्तराखंड से निकलती है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है? यमुना कहां से निकलती है? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। चलो सबने उत्तराखंड लिख दिया, उत्तराखंड के अंदर बंदर पूछ की चोटी यमुनोत्री हो गई, अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यमुना नदी को मंदाकिनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मंदाकिनी। ये इसका एक और नाम है, फेमस नाम, ठीक है। मंदाकिनी, अगर आपको याद हो तो अपनी जब कृष्ण भगवान की कृष्ण लीलाएं सुनते हैं, उससे उस समय पर एक लाइन बोली जाती है, और वो क्या है? काली दह में कूद गए भगवान। वो आपने सुनी होगी ना कहानी, जब भगवान विशेष मतलब जो सर्प है उसके शेषनाग के सर पर जाकर के बॉल लेकर आते हैं, कृष्ण लीलाओं के अंदर कहानी सुनाई जाती है यमुना को लेकर के। काली दह, क्योंकि यमुना नदी का पानी काला है। क्यों है यमुना नदी का पानी काला? बड़ा प्रश्न, जल्दी बताइए। यमुना नदी का पानी काला क्यों है? कोई कमेंट में आंसर देगा? दिल्ली के प्रदूषण के कारण, मथुरा की रिफाइनरी के कारण, या कोई और कारण? एक 19 साल का बालक है, वो पूछ रहा है कि पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कालिया के कारण, कालिया नाग के कारण, फैक्ट्री के पॉल्यूशन के कारण, कोयले की खान के कारण। चेल्सी, बिल्कुल पढ़िए बेटा। नहीं पता? जान लो तो। इसका पानी काला इसलिए है क्योंकि ये जिस क्षेत्र में बहती है वहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के कारण इसका पानी काला होता है। लोगों को लगता है यमुना के प्रदूषण के कारण इसका पानी काला है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हां, तो ये काले मिट्टी के कारण काला है क्योंकि जिस जगह से बहती है। इसीलिए मैंने जब आप कृष्ण लीलाओं की जिक्र की, उस समय तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता होगा ना, तब भी इसका नाम काली दह था। इसका मतलब काला पानी इसका मिट्टी के कारण है, जिसके कारण ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। यमुना की 4 सहायक नदियां मैंने आपको पहले भी याद कराई थी, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, याद कर लीजिएगा, मैं कई बार अब तक बता चुका हूं। गंगा अगर यूं आ रही है तो यमुना यूं आकर के राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। कहां से आकर के? राइट हैंड साइड, यानी सीधे हाथ की तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ये जब राइट हैंड साइड से आकर मिलती है, एक बार फिर से पूछता हूं, बताओ, चेनाब सिंधु नदी की लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है कि राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है? चेनाब सिंधु की लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है कि राइट हैंड साइड? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमारे लैग रहता है, नहीं तो धड़ाधड़ पूछने में आनंद आता है। मतलब ऐसी क्लासेस ऑफलाइन में पढ़ाने में बड़ा आनंद आता था हम लोगों को। बच्चे धड़ाधड़ जवाब दिए जाएंगे, जम 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 जम, पर कोई नहीं। अब घर बैठे बैठे भी आप एकदम इतनी रात को भी रिचार्ज होकर के जवाब लिख रहे हैं। घर वाले सोचते होंगे कि यार ये कैसी क्लास आती है इसकी कि हमारा बच्चा एक्टिव हो जाता है। आप में से कई लोग देखते होंगे ना कि आपके घर वाले सोचते होंगे अब तक तो ये सुंड सा बैठा हुआ पढ़ रहा था, ये क्लास आई, इसके हाथ चलने शुरू हो गए, पैन चलने शुरू हो गए, कुछ तो हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली
तो उसकी राइट हैंड साइड की 3 ट्रिब्यूटरी के नाम फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तब तक मैं आपको यमुना की सहायक नदियां बता देता हूं। राइट हैंड साइड से मिलकर गंगा के अंदर यमुना आई। यमुना के अंदर 4 सहायक नदियां, वो भी राइट हैंड साइड से, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कई बार पढ़ा दी अब तो। फिर इस चंबल की भी सहायक नदियां, बनास, पार्वती, सुकड़ी, लीलड़ी। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब प्रयागराज के अंदर गंगा नदी में यमुना मिल गई, उसके बाद में फिर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। सोन नदी कहां से आ रही है? सोन नदी आ रही है अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार कहां है? तो जब हमने आपको विंध्या और सतपुड़ा पढ़ाए थे तब आपको अमरकंटक पठार के बारे में बताया था। कुछ याद आ रहा है? विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी, अगर ध्यान आ रहा हो तो बताते जाइएगा। गिलगिट, काबुल, शोक, ध्यान आ गया? गिलगिट, काबुल, शोक, ये सिंधु की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पेपर में आएंगी एज इट इज। हां भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सोन नदी की सहायक नदी के नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा रहा है। सोन नदी की सहायक नदियां, हालांकि यमुना की सहायक नदियां मैंने पूछी आपसे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, उंगली पर याद हो गई। ऐसे ही गंगा की सहायक नदी सोन है। सोन की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। सोन की सहायक नदी, देखिए ये तो यमुना हो गई, और मैं गारंटी दे रहा हूं जब सेशन एंड होगा 5 मिनट के लिए रुकूंगा और सबसे धड़ाधड़ 40 पॉइंट लिखवाऊंगा। आप चाहे नींद में रह लो, गारंटी मेरी है। निशांत लिख रहे हैं आज नींद नहीं आने वाली। बिल्कुल आएगी नहीं, चिंता ही मत करो। हाँ भाई, कौन सी नदियां मिल रही हैं? रिहंद नदी मिल रही है और उत्तरी कोयल। रिहंद एंड उत्तरी कोयल। बोले सर क्यों याद करूं मैं इस बात को? बेटा मैंने ये सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है, चिंता मत करिए। ये इसलिए याद करनी है क्योंकि रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। कौन सा बांध है? रिहंद डैम है। और जो रिहंद डैम है उसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को सोन नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गोल्ड के प्लेसर तत्व पाए जाते हैं नीचे इसके अंदर। अब सोन नदी की स्वर्ण रेखा नदी से कंफ्यूज नहीं होना है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। स्वर्ण नदी हुगली के पास जाती है। स्वर्ण रेखा याद है? जहां से शुरू होकर के अपन ने उत्तरी कोरोमंडल तट से लेकर के चर्चा की थी अपन ने। याद आ गया? हाँ बिल्कुल, रिहंद, उत्तरी कोयल याद रख लोगे? बहुत बढ़िया। एक बार के लिए ये सारा कंटेंट जो भी मैं बोल रहा हूं चिंता मत करिए। यमुना मैंने पढ़ाया, मैक्सिमम बातें बता दी। सोन मैंने पढ़ाया, मैक्सिमम बातें बता दी। याद रख लोगे? फिर से एक बार मैं चित्र दिखा देता हूं। देखो ये गंगा थी, कहां गई गंगा? ये गंगा नदी थी। इस गंगा नदी के अंदर आपको मैंने सहायक नदियां बताई। देखो बेटा, ये आ गई यमुना, ये आ गई सोन, ये रही सोन नदी। ठीक है, तो देखो ये सोन के अंदर रिहंद बता दी और कोयल बता दी। ये 2 नदियां आपको याद रखनी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों में गंगा किससे बनी थी? कल बताया था, अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनी थी। कहां से शुरू होती? ये सब कल पढ़ाया हुआ है, आराम से ध्यान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये दोनों नदियां कहां से थी? राइट हैंड साइड से आ रही थी। राइट हैंड साइड का डिसीजन कैसे हुआ था? जब आप पानी में गिरोगे तो जो राइट आपका साइड रहेगा वो राइट हैंड साइड कहलाया था। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड की नदियों की बात कर लेते हैं। उनमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली नदी कौन सी दिखाई दे रही है? रामगंगा। रामगंगा नदी की क्या खासियत है भाई? कोई बताएगा किस लिए खासियत है रामगंगा नदी? अरे वो नेशनल ज्योग्राफी पे कौन आता है, वो जो मोदी जी को जंगल में ले गया था?
बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स मोदी जी को कौन सी जगह लेके गया था, कौन सी नदी में ट्यूब में बिठा करके धक्का दिया था, ध्यान आ रहा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद होगा जिम कॉर्बेट, पुलवामा जब हमला हुआ था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था, जिम कॉर्बेट की शूटिंग चल रही थी, ध्यान आ रहा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से होकर रामगंगा नदी आती है, उत्तराखंड से होकर के, इसलिए सुर्खियों में रहती है। ठीक है, बेयर ग्रिल्स याद आ रहा है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं तो रिलेट कराने के लिए बता रहा हूं ताकि आप अब जिम कॉर्बेट से आप याद रख लें। भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना, टाइगर के लिए सबसे पुराना। इसके ऊपर भी आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये कौन सी हो गई? रामगंगा नदी हो गई। बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा याद कर लो, उत्तराखंड के अंदर से आती है और ये राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है और आकर के इसके अंदर मिलती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आती है। कहां पे आकर मिलती है? तो ये कन्नौज नामक शहर है, वहां जाकर के मिलती है, लेकिन आपको वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हर नदी के बारे में सब बातें याद भी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत बातें जितनी भी याद हो जाए वो। गोमती, जैसे अब देखो रामगंगा के बारे में एक चीज याद रह गई कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऐसे ही गोमती नदी। अब यार इसको ना यूपी के हो और नहीं भी हो तो भी याद होना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश मतलब भारत उत्तर प्रदेश से ही तो शुरू होता है, यूं समझिए आप क्या बात कर रहे हो? अजी बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा जो भाग है जिसमें उत्तर प्रदेश जिसके पक्ष में है वो पूरा देश चलाता है, इतनी संख्या है वहां पे। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ जिसकी राजधानी है उसका जिस नदी मतलब जिस लखनऊ जिस नदी के किनारे बसा है उसका नाम गोमती नदी है। गोमती नदी पर जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर गोमती रिवर फ्रंट है। कौन सा रिवर फ्रंट है? गोमती रिवर फ्रंट है। ठीक है, तो गोमती नदी निकलती कहां से है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहाड़ से नहीं आ रही है, प्लेनर एरिया से या तराई क्षेत्र से निकल करके आती है। पीलीभीत के पास से निकल करके आती है। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो मेनका गांधी और वरुण गांधी इनके चुनावी क्षेत्र है, पीलीभीत वरुण गांधी जी का चुनावी क्षेत्र है। सही हूं मैं? याद रख लोगे? सोनू कुमार पूछ रहे इंडियन मैप कब चालू होगा? तो बेटा ये पाकिस्तान के मैप में चल रही है नदियां यार, मतलब इसको कहते हैं घड़ों पानी डाल देना। ये कौन से देश के अंदर चल रही है नदियां? धन्य है प्रभु, किन किन लोगों से मेरी मुलाकात करा दी। रामगंगा हो गई, गोमती नदी हो गई, मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा तीसरी नदी रामगंगा थी, रामगंगा के बाद में यहीं से बताते चल रहे थे अपन, रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में जो नदी आपको दिखाई दे रही है दैट इज घाघरा नदी। घाघरा नदी घग्गर नदी से कंफ्यूज नहीं होना है। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि घाघरा नदी तिब्बत के पठार से निकलकर आती है, अर्थात ट्रांस हिमालय से आ रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी इस नदी का उद्गम एंटीसीडेंट प्रकार का है, पूर्ववर्ती प्रकार का है, अर्थात हिमालय से भी पुरानी नदी है। ये नेपाल से होकर के इंडिया में आती है। समझ रहे हैं आप? खासियत क्या है इसमें? इतना पानी आता है ना। अभी मैं अयोध्या गया था, तब अयोध्या गया था दिवाली के अवसर पर, तब वहां पर बच्चों के साथ बैठ करके मैंने नदियों मतलब सरयू नदी का तट है वहीं पर ही, वहां पर बैठा हुआ था। तो वहां पर मैंने चीज जानी कि सर इसमें इतना पानी आता है, मतलब जैसे सरयू के किनारे बसा हुआ, सरयू जो है ना वो असल में घाघरा की सहायक नदी है। सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी जिसमें भगवान ने मतलब अपने आप को जल समाधि दी थी, दैट इज सरयू, भगवान राम ने, है ना। तो वो सरयू नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। मतलब ये नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है।
ठीक है। जैसे गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ स्थित है, सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है, ऐसे ही घाघरा की एक सहायक नदी और है राप्ती, जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रख सकते हैं, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर। ये शहर क्योंकि इन दिनों चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। यस, अमित पांडे लिख रहे हैं अयोध्या और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बर्बादी होती है बाढ़ के कारण। इसमें इतना पानी आता है क्योंकि नेपाल से उतर के आती है, नेपाल से बहते हुए और ये उत्तर प्रदेश में बहते बहते बिहार के अंदर जाकर छपरा में जाकर के फिर गंगा नदी से मिलती है। तो ये प्लेनर एरिया में जब बहती है ना, तो ये अपने रास्ते बदलती है, बहुत लंबे लंबे रास्ते तक बहती हुई चलती है, बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ सैंड लेके आती है, मिट्टी लेकर आती है, तट पर छोड़ देती है, नदियों के तट बदल जाते हैं, बाढ़ आती है इसके कारण। ये बड़ी वैसी नदी है, मतलब नेपाल से निकल करके आती है, मिलाम नामक हिमनद है नेपाल के अंदर, वहां से ये निकल करके इसके अंदर आती है, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब घाघरा नदी याद करने नेपाल के कारण इसे आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में और कौन सी नदी याद रख लोगे? शिखा लखनऊ में रहते हैं आप, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद में घाघरा के बाद में कौन सी नदी आती है? तो हमने गोमती, घाघरा और गंडक तीनों एक ही सीक्वेंस में आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो गंडक नदी, अब देखो कॉमन सेंस लगाना, जब जम्मू कश्मीर अपन ने बात करी, पीर पंजाल बात करी, झेलम निकलती हुई देखी, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में देखिए सबसे ऊपर लेह था, सिंधु आ गई, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल झेलम आ गई, हिमाचल आया रावी व्यास ये आ गई, हिमाचल आया सतलज आ गई, एंट्री फिर उत्तराखंड में हुई, गंगा आ गई, यमुना आ गई, उत्तराखंड में से निकल करके कौन सी नदी आ गई? उत्तराखंड से निकल करके रामगंगा आ गई। उत्तराखंड का जो तराई रीजन है, वंस अपॉन ए टाइम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश का ही जिला है पीलीभीत। पीलीभीत असल में उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पर स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में। तो वहां से कौन सी नदी निकल करके आ गई? ये क्या बोलते हैं आपकी गोमती नदी निकल करके आ गई। फिर उसके बाद में अब देखो ऊपर की तरफ पहाड़ क्या चलते जा रहे हैं, लेह, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब नेपाल आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल से आने वाली कोई नदी पड़ेंगे, तो नेपाल से आने वाली नदी कौन सी पड़ ली? घाघरा नदी पड़ ली। अब नेपाल ही चल रहा है, नेपाल से अब एक तरफ तो घाघरा आ गई, अब नेपाल के जो पहाड़ हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना एवरेस्ट इसी साइड है, तो घाघरा नदी आ गई। इसके बाद में गंडक नदी, गंडक नदी भी कहां से आ रही है? नेपाल से आ रही है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह नेपाल के बीचों बीच से प्रवाहित होकर के आती है, और बिहार के छपरा में जिस प्रकार से ये अपनी घाघरा नदी मिली थी, ऐसे ही पटना के पास जाकर के गंडक नदी मिलती है। किसमें? गंगा के अंदर। तो बिहार के अंदर जाकर के मिलती है, क्लियर है। देखिए यहां पर बिल्कुल बिहार के पास, बिल्कुल पटना के पास जाकर के गंडक नदी, ये छपरा में मिल रही थी, कौन सी? घाघरा नदी, और गंडक नदी उसके बाद में जाकर के मिलती है, ठीक है। नेपाल से ही निकल करके आती है। नेपाल के अंदर एक और नदी है जिसका नाम काली गंडक है, और साथ में त्रिशूल, दोनों नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ दिनों पूर्व, अभी कल या परसों की क्लास में मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी जो दो नदियों से मिलकर के बनी हुई थी, चंद्रा और भागा। कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए। आरएएस बैच के अंदर आज वाली इंडियन ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लास डलवा दीजिए। बेटा वो प्रोसेसिंग में होती है मोनिका, है ना, कई बार उसके अंदर 2-4 घंटे लग जाते हैं, अपने आप आ जाएगी वो वहीं पे, है ना, चिंता मत करिए। बेगूसराय जिले से, बरौनी से बाढ़ आती है तो आधा जिला डूब जाता है, आधा सूखा रहता है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब यहां पर गंडक नदी तक पहुंच गए आप। गंडक नदी के बाद में कोसी नदी।
कोसी, जिसे बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, अर्थात तिब्बत के पठार से निकल करके आती है ये पठार। कौन सी? कोसी नदी। देखिए घाघरा नदी भी तिब्बत के पठार से, मैंने आपको पहले भी कहा था तिब्बत के पठार से एशिया की लगभग 60% नदियों का निर्माण होता है। नेपाल के अंदर कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जैसे अरुणा है, कोसी है, सुनकोसी है, ये सब मिलती है, इस वजह से इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। और ये कोसी के नाम से इंडिया में एंट्री करती है, बिहार में, क्योंकि देखिए नेपाल के जस्ट नीचे नीचे ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है बिहार, इसके ऊपर ये वाली जो जगह चल रही है ये कौन सी है? ये नेपाल ही तो है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दिस इज नेपाल। तो नेपाल से निकल करके आ रही है, तो इधर देखिए घाघरा नेपाल के पीछे से चली आ रही है, ट्रांस हिमालय, ये भी ट्रांस हिमालय चल करके नदी आ रही है, कोसी नदी, और बिहार में आकर के ये कोसी कहलाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो गंगा नदी के अंदर सबसे ज्यादा जो सेडिमेंट लेकर, मिट्टी लेकर आती है ना, जो कि अवसाद लेकर, जिससे एलुवियल सॉइल बनती है, वो नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। सबसे ज्यादा ये अपने साथ में सैंड लेकर आती है, और इतना ज्यादा सैंड लाती है कि कई बार उस सैंड के आने से रास्ते में इसका रास्ता बदल जाता है, और जब रास्ता बदल करके निकलती है तो ये किसी भी शहर से होकर के बह जाती है, कहीं पे भी आसपास रास्ते लेके निकल जाती है। इस वजह से अचानक बाढ़ आने का संकट बढ़ जाता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या है? क्योंकि इस नदी के मार्ग में एल्यूवियल सॉइल जो कि इसी के द्वारा लाई जाती है, उसके कारण मामला होता है। अब देखो ये कोसी नदी आ गई ना, ये इतनी मिट्टी लेकर के आई, अब सोचो पहाड़ से उतर उतर के गंडक भी आ रही है, घाघरा भी आ रही है, ये सब अपने साथ में एल्यूवियल मिट्टी लेकर, सैंड लेकर आ रहे हैं। ये जब मिट्टी गंगा नदी में बहती बहती जाती है ना, तो यहां पर जो ये फरक्का डैम बनता है, यहां जाकर के फरक्का डैम, जहां पर अपनी गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है ना पद्मा के नाम से, उससे जस्ट पहले फरक्का डैम है जहां पानी रोका गया है। ठीक है, फरक्का के बाद में से यहां से हुगली नदी निकल रही है, गंगा फीडर के नाम से हुगली नदी के लिए यहां पर एक कैनाल खोली जाती है। आप सोचिए इसकी मतलब मिट्टी की वजह से यहां पर जहाज चलाने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मिट्टी को निकालने के लिए जो गाद लाई गई है, मिट्टी लाई गई है, उसे निकालने के लिए मशीनें लगानी पड़ती हैं, और गंगा फीडर से तेज पानी छोड़ करके कई बार हुगली का रास्ता क्लियर किया जाता है। अगर कोई उस तरफ का हो तो जरूर बताइएगा। ज्योग्राफी में और कितने टॉपिक कवर होंगे? अभी बहुत टॉपिक है, सॉइल भी है, चट्टाने भी हैं, है ना, कई इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जो कवर होने हैं। ठीक है, जो टाइटल मैं कवर नहीं करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ना पढ़ें तो बेहतर है, जिनमें से एक तो हम ट्रांसपोर्टेशन कवर नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कवर नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल हाईवेज के नंबर बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो जो करंट में चल रहे हैं केवल उन्हीं को आप याद रखें, तो हम वो नहीं करेंगे। और दूसरा हम जो नहीं करेंगे वो जनसंख्या वाला टाइटल नहीं करेंगे, क्योंकि 2011 के बाद से सेंसस में कोई परिवर्तन अब तक आया नहीं है, तो वही गिनती के 5-7 फैक्ट की फैक्ट शीट है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जनसंख्या वाला टाइटल जो असल में तैयार करने लायक बचेगा वो 2022-23 की जो जनगणना होगी उसके बाद बचेगा। ठीक है, हाँ जी मानी, बिल्कुल करेंगे बेटा, है ना। गुजर लिखे सर करंट अफेयर की क्लास नहीं लेते, इंडिया करंट अफेयर भी प्लीज। बेटा करंट अफेयर के नाम पे रोजाना 3 तो मैं सेशन ले रहा हूं, है ना, यूट्यूब पर सेशन ले रहा हूं, 10 क्वेश्चन आपको वनडे के क्वेश्चन डलवा दे रहा हूं। उसके बाद भी आपको लगता है एग्रीकल्चर देख लेंगे, एग्रीकल्चर करा देंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर मतलब छोटा सा 1 दिन का टाइटल है वो कर देंगे। ठीक है, हाँ कल भी क्लास है, बिल्कुल है, कल भी है, परसों भी है, सैटरडे संडे भी क्लास है इस बार। बेटा नेशनल पार्क असल में एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है। प्रिंटेड बिल्कुल मिल जाएंगे आनंद। जब हम अभी नोट्स निकालेंगे ना तो ऐसा करेंगे कि वो हम पहले तो हम सोच रहे थे नटराज बैच के लिए ही ओपन करेंगे नोट्स की सेल, लेकिन उसको ओपन टू ऑल कर देंगे, जिन्हें भी चाहिए होगी आप ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी दिक्कत? गंगा नदी की मेजर सहायक नदियां, ठीक है। अब देखो हमने यहां तक क्या पढ़ लिया था, ये वाला पूरा क्षेत्र नेपाल था, नेपाल को आपने यहां तक देखा। इसके बाद में ये जो छोटा सा क्षेत्र है ना, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां की चिकन नेक जिसे कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, वहां पर जहां चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय निकलती है,
वहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानंदा नदी। क्या नाम है? महानंदा नदी। ठीक है। अब ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और बिहार और बंगाल में से होते बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके अंत में गंगा के अंदर मिल जाती है। तो गंगा की सबसे एंड में मिलने वाली जो बाई एंड में मिलने वाली नदी है उसका नाम महानंदा है। ठीक है। तो ये बाई एंड की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो अपन ने इस तरफ से यमुना और सोन पढ़ ली और उधर की तरफ से लेकर के रामगंगा से महानंदा तक आपने सारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी पढ़ ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों को ये जानकारी अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी और बहुत अच्छे से याद भी हो गई होंगी। ठीक है। चलिए एक बार कंटेंट देख लेते हैं। दाईं ओर से हमने पढ़ा दी नदियां सारी, आपको सोन पढ़ा दी, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। ठीक है। अच्छा, तो हम कहां पहुंच चुके हैं? तो इधर देखिए, तो ये गंगा हो गई, ये महानंदा। तो महानंदा कहां मिल रही है? बांग्लादेश में जाकर के इससे मिल रही है। ठीक है। अच्छा, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, बिहार में एंट्री करती है, फिर पश्चिम बंगाल में वापस एंट्री करती है और इसमें जाकर मिलती है। तो ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी यहां तक पहुंचकर फरक्का बैराज तक पहुंच करके गंगा नदी पहुंचती है और फरक्का डैम पर ये दो भागों में बंट जाती है। इनमें से एक भाग गंगा फीडर कैनाल कहलाता है, उसे लोकल लेवल पर बंगाल में भागीरथी भी कहते हैं, उसी को आगे चल करके हुगली भी कहते हैं। ठीक है। और फरक्का डैम से गंगा का एक और सिरा, मतलब असल में ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा आधार में समझाऊं। मान लीजिए कि जैसे नदी है, ऐसे समझिए कि कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, आपने इस नदी के पानी को यहां रोक दिया, ये मैंने दीवार लगा दी। होता क्या है ना, नदी का पूरा की पूरा पानी यहां पर डैम बन के भर जाता है। ये डैम बन गया और यहां पर पूरा पूरा पानी डैम के अंदर रुक गया। ठीक है। अब क्या होता है, डैम से एक रास्ता जो कि नेचुरल था वो चल दिया, एक रास्ता मैन मेड बनाया जाता है जिसे आप कैनाल कहते हैं। कैनाल, जैसे कोटा के अंदर बहुत सारी रिवर्स है। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, है ना। घर वाले खोजने चले आए कि हम कहीं छोड़ के तो नहीं भाग गए। क्लासरूम से कहाँ जाएगा कोई आदमी। सब बेइज्जती है हमारी। क्लास में खोजने चले आ रहे हैं, बताइए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी डैम होते हैं, जैसे मैं कोटा रहा हुआ हूं, तो कोटा में चंबल नदी पर कोटा बैराज बनाया हुआ है, यानी कि नदी को चलते हुए पानी को बीच में रोक करके बैराज बना दिया। तो चंबल नदी तो सीधी की सीधी बहकर निकल जाएगी, लेकिन वहीं से उठा करके साइड में से एक कैनाल भी निकाल दी जाती है, जो कि शहर का पानी देने के लिए। कई बार कैनाल बहुत बड़ी होती है। जैसे हम बात करें आपसे, तो जो हरिके बैराज है, जिस पर हमने कल पढ़ा था, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, और जब इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है तो वो कई नदियों से ज्यादा पानी लेके निकलती है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जो राजस्थान के बिल्कुल एंड तक आती है, वो कई नदियों के बराबर पानी अपने अंदर लेकर चलती है। इसलिए कैनाल को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर से ये जो गंगा फीडर कैनाल है, असल में निकाला इसे कैनाल कह के गया है, लेकिन इसमें नदी समकक्ष पानी है और वो फिर आगे चलकर हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रवि प्रकाश, बहुत बढ़िया। रंजन लिख रहे हैं, सर लाइव में भी वीडियो स्पीड का ऑप्शन डलवा दीजिए। बहुत बढ़िया, ये रखेंगे हम आइडिया कि टीचर से भी आगे का टॉपिक कवर हो जाए, ऐसा कुछ करिए। ठीक है। हाँ जी, क्लियर। इसके बाद में गंगा बांग्लादेश में एंट्री करती है पद्मा के नाम से, और इसमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, अभी ब्रह्मपुत्र में ही हमारे एंट्री करेंगे। ब्रह्मपुत्र जो कि यारलंग सांगपो के नाम से चीन में जा रही थी, ब्रह्मपुत्र के नाम से आसाम में है। बांग्लादेश में जैसे जमुना के नाम से जाना जाता है,
वो गंगा नदी जो कि पद्मा के नाम से जानी जा रही थी बांग्लादेश में, उसके साथ मिलकर पद्मा के नाम से बहती है। पद्मा नदी आगे चल करके मेघना नदी से मिलकर के मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गंगा नदी का पूरा की पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और नदी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज दामोदर नदी। दामोदर नदी क्यों जानने योग्य है, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें दामोदर नदी को, तो ये जिन क्षेत्रों से होकर आ रही है झारखंड में, उनके अक्सर नाम, जैसे दामोदर नदी है, इसके ऊपर की तरफ छोटा नागपुर का एक पठारी भाग है जिसे आप हजारीबाग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे की तरफ जो भाग है दक्षिण में इसका छोटा नागपुर पठार का, जिसे आप रांची के पठार के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्लेट्यूज पढ़ाए थे। प्लेट्यूज में हजारीबाग का प्लेट्यू और रांची का प्लेट्यू, ये दो प्लेट्यू पढ़ाए थे जो दामोदर नदी के कारण सेपरेट होते हैं। ये दामोदर नदी इन क्षेत्रों से होकर बहती है। अब ये पूरा की पूरा क्षेत्र, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, धनबाद के अंदर ISM धनबाद है जो कि माइंस के लिए बना, ये पूरा क्षेत्र हजारीबाग, ये यहां पर बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर जो माइंस एंड मिनरल्स के जो वो पाए जाते हैं, इसके कारण से ये जो आपकी दामोदर नदी है ये काली होकर के बहने लगती है। ठीक है, तो ये झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और ये हुगली नदी के अंदर जाकर दामोदर नदी मिलती है, रिफ्ट वैली के अंदर बहती है, जिसे इसको भारत की रूर घाटी, रूर क्यों, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर जो रूर नदी है वो भी इसी प्रकार से काली नदी है और वो अपने किनारे बहुत सारी माइंस के लिए जानी जाती है। दामोदर नदी के कारण बंगाल में पहले बाढ़ आती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, परंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली भारत की बहुउद्देशीय परियोजना इसी नदी के किनारे विकसित की गई, जिसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना कहलाता है, जो कि अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के समान है। इसे याद कर लीजिएगा, है ना। तो पश्चिम बंगाल का शोक पहले जिसे कहा जाता था वो कौन सी नदी हुआ करती थी, दामोदर नदी घाटी हुआ करती थी। ठीक है ना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बाद में, मतलब ये रिजेंबल किससे करती है, अमेरिका की टेनेसी रिवर परियोजना से। इसके साथ साथ इसके मतलब जो कुछ और बांध है जैसे कोनार, मैथन, इसमें किया क्या गया, दामोदर नदी पर ही बहुत सारे डैम बना दिए गए। जैसे चंबल पर 4 डैम है, ऐसे इस पर भी कोनार, मैथन, पंचेत डैम बना दिए गए और इसकी कुछ प्रमुख, तो इस प्रकार से 2-3 काम इसके साथ क्या क्या हो गए कि यहां पर प्रॉपर तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इन डैम्स के किनारे डेवलप हो गया। साथ में बोकारो, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, आसनसोल, ये सब इसके किनारे बसे हुए इंडस्ट्रियल सिटी हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक प्रदूषित रहती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी के कारण इसे अत्यधिक प्रदूषित माना गया है। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो बताइए। राजकुमार लिख रहे हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन में स्टोरेज का या सेव का ऑप्शन नहीं आता, डलवा देंगे बेटा, है ना। भावेश, बहुत देर से तुम पढ़ने के स्थान पर केवल यही पूछे जा रहे हो कि सर इसमें और कितने टाइटल होंगे। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं भावेश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो और मुझे बताओ कि बेटा दामोदर नदी के अंदर कितने डैम हैं या कौन कौन से डैम बने हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। एक बालक बहुत देर से, अमित त्रिपाठी लिख रहे हैं, प्रणाम सर, मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं, आपका पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी में मिलता है। बेटा मैंने तो कही है कि एनसीईआरटी फाउंडेशन है। देखिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बाहर पढ़नी भी नहीं चाहिए, फंस जाओगे नहीं तो। अब गायब हो गया, इतनी देर से दिए धमाल। होता क्या है ना, कुछ बच्चे हमारी क्लास में अत्यधिक कार्टून प्रकार के आते हैं। होता क्या है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर में उठा के सवाल पूछ लिया जाएगा, सीधा लिखा जाएगा भारत में टेनेसी रिवर घाटी परियोजना से मिलती जुलती परियोजना कौन सी है, पूछा होगा किसी ने। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, क्या नहीं कराया गया है, जो कराया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ये मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं।
जीवन में जिस भी बच्चे ने, मेरा सिलेक्शन का तरीका क्या था, दुनिया सोचती थी कि क्या नहीं पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं सोचता था जो पढ़ लिया वो इतनी बार पढ़ूंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं दुनिया पढ़ती थी 100% टाइम लगा करके, 70% मतलब 100% में 100% सिलेबस को कवर करने के लिए लगी रहती थी। मैं उल्टा तरीका चलता था, 70% सिलेबस तैयार करता था अपने 100% टाइम के अंदर, और उसे इतनी बार पढ़ता था कि इसमें से सिलेक्शन मेरा होना चाहिए। जो बच्चे इस प्रकार का कंसेप्ट, इसीलिए तो भारत में बेरोजगारों की भीड़ बहुत ज्यादा है। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। जिनका उद्देश्य केवल और केवल कंटेंट को संकलित करने का है। मैं एक बात बताता हूं, ये जितना भी कंटेंट मैं देता हूं ना, ये कहीं ना कहीं उपलब्ध है। जैसे एक बच्चे ने कहा सर पूरा एनसीईआरटी में मिलता है, मिलेगा भाई, बनाई कंटेंट वहीं से है। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं ठोक बजा के बोलता हूं। मेरा ओरिजिनल कंटेंट कुछ भी नहीं है। मेरा ओरिजिनल क्या है? आपको पढ़ाना, बोल के सुनाना, आपको याद कराना कि आपको ये याद रह जाए। मैंने प्रॉमिस किया था कि सेशन एंड होगा उससे पहले 5 मिनट पहले मैं आपसे बोलूंगा कि लिखो बेटा कम से कम 40 पॉइंट। मैं वादा करता हूं, चलो 2 मिनट ही सही, एक बार जल्दी से आंखें बंद करो। स्क्रीन मैंने गायब कर रखी है। याद शुरुआत से, जहां से मैंने आज शुरू किया था वहीं से आंखें बंद करो और खुद से ही बोल लो और 1 2 3 करते चले जाओ। शुरुआत से चलते चलो। सर ने, मैंने आज कहां से शुरू किया? गंगा से शुरू किया। गंगा कहां से मिल रही है? अलकनंदा भागीरथी से चल करके आ रही है। कौन सी नदी सहायक नदी के रूप में आ रही है? यमुना नदी। किस नाम से जानी जा रही है? मंदाकिनी के नाम से। क्या काम कर रही है? पानी लेकर के आ रही है। कौन से साइड की नदी है? राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। यमुना की 4 सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। यमुना नदी के बाद में कौन सी नदी मिल रही है? सोन नदी मिल रही है। यमुना नदी कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में मिल रही है। सोन नदी कौन सी है? दूसरी नदी है। सोन नदी की सहायक नदी रियंद है और उत्तरी कोयल है। रियंद पर गोविंद सागर बांध बना हुआ है। फिर मैं आगे आया, ऊपर की तरफ चला गया, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के निकल रही है। उसके बाद में आ गया गोमती नदी, पीलीभीत से निकल कर आ रही है, लखनऊ शहर बसा हुआ है। उसके बाद में गोमती, घाघरा, गोमती का घाघरा, घाघरा नदी तिब्बत के भटार से चल करके आ रही है। फिर गंडक नदी, फिर कोसी नदी। घाघरा नदी घाघरा की सहायक नदियों के अंदर सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। राप्ती के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। आप समझ रहे हैं? आंख बंद करके भी अगर आप लिखने लगेंगे ना, 25 पॉइंट तो मैं बोलता हुआ निकल गया हूं। फरक्का डैम, गंगा फीडर, महानंदा नदी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दामोदर नदी, ऊपर की तरफ हजारीबाग का प्लेट्यू, नीचे की तरफ रांची का प्लेट्यू, रूअर घाटी के नाम से जाना जाता है। टेनेसी नदी परियोजना इसके ऊपर आती है। आंख बंद करके, आंखों में चलने लगती हैं खबरें यार। कोसी नदी, सप्तकोशी नदी, उधर की तरफ से आ रही है, सप्तकोशी के नाम से जाता है। बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। इधर की तरफ से ये पटना के पास आकर के मिल रही है। ये कहां से मिल रही है? ये छपरा के किनारे आकर के घाघरा नदी मिल रही है। ये नदी इस प्रकार से आ रही है। समझ पा रहे हैं? कुछ आपके दिमाग में भी आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बोलिए। कुछ दिमाग में आ रहा है या फिर मैं ही चला जा रहा हूं, मैं ही नींद में चला जा रहा हूं? नितेश, आपके ज्योग्राफी से सीधा यूपीएससी में सवाल आया। बेटा यूपीएससी में मेरे ज्योग्राफी से नहीं, एनसीईआरटी से सवाल आता है, तो मैंने वो एनसीईआरटी पढ़ाई है आपको। अरे बोलो, कोई कमेंट में कुछ बोलोगे? सर रुकिए रुकिए, सब आप ही बता देंगे। मैं इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, उसके साथ भी आपके इतने फैक्ट दिमाग में रह जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है? अरे छोड़ो ना सर, हमें थोड़ी याद करना है। देखो ये बहुत बहुत आसान है ये कहना कि सर हमारे तो याद नहीं होता, सर हमारे साथ तो पढ़ा ही नहीं आता। पढ़ने वाला बुरा होता है भाई। क्लास शुरू की थी उस समय बोला था 40 फैक्ट मिनिमम याद करके जाओगे। मर्जी आपकी है भाई, करना है करो, नहीं तो मत करो। कल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ साथ दक्षिण भारत की नदियां और पढ़ाएंगे। कल फिर आपका रिवर सिस्टम फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहां से। मर्जी आपकी, करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बढ़िया। आरएनए के क्वेश्चन बेटा अपने उस पर मिल रहे हैं, उसके अंदर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के अंदर।
मैं एक पोल करा के पूछ लेता हूं, याद हुआ? यस और नो, बताओ। मैं चाहता ना बेटा सीधा आपको देकर चल देता, पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, फिर वहीं की भाई ढाई ढाक के 3 पात। मेरे लिए तो मैंने पूरा कंटेंट दे रखा है ना, मैं तो आपको बोल के निकल जाऊंगा कि पढ़ लेना। जिन्हें याद नहीं हुआ वो एक साथ 10 जगह दिमाग लगा रहे थे। 80% बच्चों को याद हुआ है। आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे लेते हैं। मजा आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें आपका। फिर कल मिलेंगे। कल ब्रह्मपुत्र के साथ साथ